सो वील डू इट इन मोर डिटेल। उस दिन हम लोग तेजी से कर रहे थे, आज हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे, समझ के करेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से। सो ह्यूमन आई, इसमें से जो आई वाला पोर्शन है, ह्यूमन आई वाला पोर्शन, बेसिकली चैप्टर का नाम अब बदल देना चाहिए क्योंकि ह्यूमन आई का कुछ भी अब रहा नहीं चैप्टर में, तो इन्होंने सारा चीज़ डिलीट कर दिया है। जो ह्यूमन आई का पोर्शन है, जो आई के डिफेक्ट्स थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ये सब चीज़ रिमूव हो गया है। तो अब जो है प्रेसबायोपिया, ये सब हट गया है। अब उसके बाद से मतलब जो एनवायरनमेंट में जो वेरियस जो नेचुरल फिनोमिना हैं उसके एक्सप्लेनेशन, रिफ्रैक्शन को लेके, वो सारी चीजें हम लोग अब देखेंगे। So refraction of light. So refraction of light through a prism. So a triangular glass prism is a transparent object made of glass having two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. तो तीन रेक्टेंगल है बेसिकली। इसको अगर हम लोग साइड व्यू इसका देखेंगे तो इस तरीके से हमें दिखेगा कि ये एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल है और इसके पीछे एक और ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रायंगल, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल्स एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल्स। और इसमें थ्री रेक्टेंगल्स, तो वो क्या है रेक्टेंगल्स, अगर आप समझो, सो पहला रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है और ये तीसरा रेक्टेंगल ये वाला नीचे बेस में। तो ये तीन रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल ये वाला रेक्टेंगल जो राइट साइड वाला है, दूसरा रेक्टेंगल जो ये लेफ्ट साइड वाला प्लेन है, और तीसरा रेक्टेंगल जो कि ये बेस है। तो ये तीनों रेक्टेंगल्स मिलके बेसिकली आपका ये प्रिज्म तैयार करते हैं, जिसके दो सरफेसेस, जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन सामने और पीछे है, ये दोनों ट्रायंगुलर पोर्शंस बेसिकली इसके बेसिस हो गए। तो टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर lateral surfaces. Now these surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral faces मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल है और ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये आपस में जिस एंगल से बेंट है वो ये वाला एंगल है। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब वेरियस टर्म्स प्रिज्म में समझें यहाँ पे। सो सबसे पहले जो लाइट रे आके इंसिडेंट हो रहा है प्रिज्म पे, लाइट रे विच इज हिटिंग द प्रिज्म इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो ये जो पी क्यू आ रहा है ना, ई पॉइंट पे जो इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पी क्यू हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, या पीई जो है पूरा हमारा इंसिडेंट रे होगा। उसके बाद बिकॉज ये एयर है और यहाँ पे ग्लास है, राइट, इस सरफेस पे अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो दिस इज द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि उस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होता है, राइट। तो दिस इज योर नॉर्मल डायरेक्शन, ओके। एंड just a second. ओके, सो ये एयर से ग्लास जा रहा है और ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन है। तो जब एयर से ग्लास कोई भी हमारा लाइट रे ट्रैवल करता है तो रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए था, बट बिकॉज ये रेयर टू डेंसर जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ये रिफ्रैक्टेड रे, ये EF क्या हो गया, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे फिर से जब इस बाउंड्री पे आके टकराएगा, यहाँ पे ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, ये ग्लास है और इधर एयर, तो डेंसर टू रेयरर जाएगा, इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट इधर, बट इट विल बेंड अवे। सर ये फिगर एक और बार बता सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। हाँ सर ये फिगर जो आप बता रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक और बार बता सकते हो आप? अभी तो बताना खत्म ही नहीं किया यार, पहली बात तो सुन लो पहले। तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं आ रहा था सर। खत्म करने तो अभी फिर से दोबारा बता, ओके सर। जो समझ रहे हैं उनको भी दोबारा क्यों प्रताड़ित करें। अच्छा जी, तो ये जो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से, जो ये रे बना रहा है, इस रे को इमर्जेंट रे कहते हैं। सो ये हो गया इमर्जेंट रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, और ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब फिर से जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से बता रहे हैं। ये हमारा, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म को अगर हम लोग इधर से साइड से लैटरल व्यू देखें, इधर साइड से, तो हम लोगों को 3 रेक्टेंगल इस तरह से दिखेगा। एक रेक्टेंगल इधर हो गया, एक ये रेक्टेंगल, और एक बेस में रेक्टेंगल है, और सामने और पीछे जो है ट्राइंगल है। तो अगर हम लोग इस साइड से इसको व्यू करते हैं, मतलब रेक्टेंगल के साइड से, तो हमें बस रेक्टेंगल दिखेगा, इसके पीछे क्या है वो हमें नहीं दिखेगा, एक साइड से हम लोग बस देख रहे हैं। अब लाइट रे जो आके टकराता है इस प्रिज्म से, है ना, वो लाइट रे जो आके इससे टकराएगा उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। कोई भी सरफेस जो होता है, उस सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये हमारा सरफेस है, बाउंड्री है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हमारा नॉर्मल हो गया n डैश, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट रे है, राइट। तो इंसिडेंट रे, अब देखो एयर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं, तो रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम लोगों ने देखा है कि एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर आता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट जाना था बट ये बेंड इधर कर जाता है, जो हम लोग रिफ्रैक्शन वाला। एन डैश की तरफ ना? एन डैश यहाँ है, एन यहाँ है, ये अच्छा लाइन का 2 एंड पॉइंट है, एक पॉइंट एन डैश हो गया, एक पॉइंट एन हो गया। ओके सर। लाइन सेगमेंट होगा तो 2 एंड पॉइंट होगा ना। जी सर। ये लाइट रे आके इससे टकराएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह से निकल जाएगा। तो ये जो बेंडिंग होता है सरफेस पे, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सेम बेंडिंग यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे लाइट, ये जो बाउंड्री था वो हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे बाउंड्री किसी एंगल पे है, तो उसके जो परपेंडिकुलर ये लाइन सेगमेंट है एन डैश, इसको कहते हैं नॉर्मल। एन डैश, ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस ए बी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बनाएगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरह जो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद जब लाइट रे इस सरफेस पे आएगा, यहाँ पे ये जो सरफेस का नॉर्मल है उसको एम डैश से नाम दिए। सो दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस AC। अब लाइट रे को तो अगर कुछ नहीं रहता तो ये स्ट्रेट चला जाता है इस डायरेक्शन में, बट इस बाउंड्री के वजह से, बिकॉज लाइट ग्लास से फिर से एयर में जा रहा है, तो अब ये डेंसर टू रेयरर जाएगा, तो जो स्ट्रेट जा रहा था वो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे अवे बेंड करेगा तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो ये जो रे निकल के आ रहा है प्रिज्म से उसको कहते हैं इमर्जेंट रे, जो इंसिडेंट हो रहा है प्रिज्म में वो इंसिडेंट रे, और जो बीच में प्रिज्म के अंदर है उसको रिफ्रैक्टेड रे। अब समझ में आया? यस सर।
यस सर। तो ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरली होगा ना? यहाँ पे इक्विलैटरल है, कोई जरूरी नहीं है इक्विलैटरल, आइसोसेलेस होगा हमेशा, ये पक्का। ओके ओके सर। ओके नाउ ये जो रे है इंसिडेंट रे, अगर कोई प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट इधर चला जाता, बट इमर्जेंट रे क्या है, इधर निकल के आ रहा है, राइट। तो प्रिज्म के होने से क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, तो फाइनली जो लाइट रे है वो क्या होता है, इट बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के बेस के तरफ ये बेंड कर जाता है व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। So when a light ray passes through a prism, it will always bend towards the base. इस तरह से बेंडिंग हो रही है ना, इसकी बेस के तरफ ये बेंड कर जा रहा है, जो भी प्रिज्म का बेस है उसके तरफ ये बेंड कर जा रहा है लाइट। दूसरी चीज ये ध्यान में रखने की है कि ये जो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन था इंसिडेंट रे का, अगर कुछ भी नहीं होता यहाँ पे तो लाइट रे ऐसे आ रहा था, वो स्ट्रेट ऐसे ही चला जाता, मतलब लाइट रे स्ट्रेट ऐसे निकल जाता, बट ये निकल किधर रहा है, इधर से निकल रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दोगे तो ये कितने एंगल से मुड़ गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इतने एंगल से डिविएट कर गया, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो ये जो इमर्जेंट रे जो इंसिडेंट रे से एंगल बना रहा है, इस एंगल को डी मतलब एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है। और ये जो नॉर्मल से इमर्जेंट रे एंगल बना रहा है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। So angle of incidence I, angle of refraction R, angle of emergence E, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म A और एंगल ऑफ डिविएशन D। सारा समझ में आया? ये बेसिकली पूरा आपको बनाना आएगा, ये रे डायग्राम, और सारे रेज को और एंगल्स को लेबल करना आता है। सर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन अच्छे से समझ नहीं आया। बता रहे हैं सर इसे बाद में एक्सप्लेन करना भी आता है क्वेश्चन में? अगर मान लो बड़े, वैसे तो उतना बड़ा क्वेश्चन अब आता नहीं है, अगर आएगा कि यू नो ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, तो तुमको ऐसे बस समझाना है, मतलब लिखना आएगा, लिखना होगा कि इंसिडेंट रेज यू नो इट गोज एंड हिट्स द प्रिज्म एट AB, द सरफेस, द you know normal to that surface is n dash, because the ray goes from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. So EF is the refracted ray, angle of incidence is the angle made by incident ray with the normal। ये सब चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हुए चले जाओगे, जो चीज हमने समझाया है, वैसे वो आएगा नहीं उतना। ओके सर, डायग्राम बनाना बस आएगा और लेबल करना है। जी सर। एंगल ऑफ डेविएशन को समझते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो लाइट रे जो ये आ रहा है, ये स्ट्रेट ऐसे निकल के चला जाता है इधर, भाई प्रिज्म ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइट रे जो स्ट्रेट आ रहा है स्ट्रेट चला जाएगा इस डायरेक्शन में। अब प्रिज्म के होने से क्या हुआ, लाइट रे फाइनली जो प्रिज्म से निकल रहा है किस डायरेक्शन में निकल रहा है, इस डायरेक्शन में निकल रहा है। इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, तो बेसिकली लाइट रे जो सीधे जाना था ऐसे, वो अब कितने एंगल से मुड़ गया, इतने एंगल से मुड़ गया लाइट रे। लाइट रे जा रहा था ऐसे, अब निकल रहा है ऐसे, तो कितने एंगल से इसमें टर्न आया है, दिस इज द एंगल बाय विच द इंसिडेंट रे हैज टर्न्ड, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डिविएट कर गया, कितने एंगल से डिविएट करना, मतलब अपने नॉर्मल पाथ से कितने एंगल से मुड़ जाना। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया। सभी को आगे समझ में सारे एंगल्स वगैरह? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। सो व्हेन अ लाइट रे, वही समझाया हुआ जो अभी हम समझा रहे थे, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस AB, द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यही हम बात कर रहे थे कि अगर ये मेरा प्रिज्म है और ये इसका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो व्हेन लाइट रे passes फ्रॉम एयर टू ग्लास, फर्स्ट सरफेस AB, ये हमारा पहला सरफेस AB,
ये दूसरा सरफेस AC है। तो AB पे लाइट ray on refraction bend towards the normal, and at the second surface AC the light ray enters from glass to air. Okay, तो second surface AC है, light ray यहाँ पे, ये दूसरा normal है, it will bend from, so glass to air जाएगा, it will bend away from the normal. वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। In refraction through a glass prism, the emergent ray of light in a glass prism is not parallel to the incident ray. Incident ray कुछ इस डायरेक्शन में है और emergent ray, ये emergent ray हो गया, ये incident ray हो गया, और emergent ray कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो जब ये पैरेलल ग्लास स्लैब हुआ करता था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो जो इंसिडेंट लाइट रे था और जो इमर्जेंट लाइट रे था, ये इंसिडेंट और इमर्जेंट रे आपस में ये क्या हो रहे थे, पैरेलल हो रहे थे, और इसको लैटरल शिफ्ट कहते थे। यहाँ पे क्यों पैरेलल हो रहा था इंसिडेंट और इमर्जेंट रे? क्योंकि ये दोनों सरफेसेस पैरेलल थे, ये सरफेस इसके पैरेलल था। बट यहाँ पे बिकॉज दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल ना होके कुछ एंगल बना रहे हैं आपस में, इसीलिए ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ये भी कुछ एंगल बना रहा है, पैरेलल नहीं है। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये अभी हम लोगों ने देखा भाई, लाइट रे जब ये प्रिज्म से पास करता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा इमर्जेंट रे, इनके बीच का जो ये वाला एंगल है इसको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी पुलकित बताइए। सर एंगल ए और एंगल डी का कोई रिलेशन होगा क्या सर? क्योंकि जितना ज्यादा चीज है तुम लोग को अभी नहीं पढ़ना है वो, बेसिकली रिलेशन ये होता है, तुमने पूछा है तो बता देते हैं। हमारा रिलेशन है कि भाई I प्लस E माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा मतलब एंगल डी, इसको लिख लो, I प्लस E माइनस ए इज इक्वल टू डेविएशन। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल I हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म A हो गया। डेविएशन इज I प्लस E माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। सर ये इस साल मतलब कहीं पे यूज तो नहीं आएगा ना? ना 12th क्लास में पढ़ना। थैंक यू सर। आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली बोला ये जाता है कि ये जो एंगल है ना, ये इसको हम लोग मान लो R1 मान लें और इसको R2 मान लें। तो R1 और R2 मैक्सिमम जब डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन जब होता है तो R1 और R2 बराबर होते हैं, और उस केस में R1 प्लस R2 जो है A के बराबर हो जाता है। तो I प्लस E मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A हो जाता है मिनिमम डेविएशन के केस में, और उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं I प्लस E माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। नाउ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म में से जो रिफ्रैक्शन है उतना ही करना है हम लोग को। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्स करना। डिस्पर्स करना मतलब जो व्हाइट कलर ऑफ लाइट है, हमें पता है कि व्हाइट कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स, सारे 7 कलर्स मिलके व्हाइट कलर बनाता है। व्हाइट कलर को जब हम पास करेंगे किसी प्रिज्म से, तो वो जो है प्रिज्म उस व्हाइट कलर को 7 कलर्स में सबको डिवाइड कर देता है अलग अलग स्पेक्ट्रम में। तो ये जो 7 कलर्स हमें अलग अलग मिलते हैं प्रिज्म से पास करने पे, इस फिनोमिना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और वो जो 7 कलर्स मिलते हैं, उस 7 कलर को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। Why? Because it is a combination of all these 7 colors, white light. So those 7 colors are the spectrum of white light, and this phenomena by which the white light is being separated into 7 colors is known as dispersion of light. And who did discover this? Is Newton. So Newton discovered by his experiment with glass prism
that white light consists of mixture of 7 colors. The band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism is called spectrum of white light. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक स्क्रीन लगा दें और व्हाइट लाइट को पास करें इस प्रिज्म से, तो उस स्क्रीन पे हमको सारे 7 कलर्स दिखेंगे. तो ये जो 7 कलर का पूरा बैंड हमें दिखता है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट. द 7 कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम हम लोगों को पढ़े, हम लोग शुरू से बचपन से ही पढ़े, 8th क्लास में भी पढ़ा था हमने. विबग्योर कहते हैं, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो गया. So 7 colors of the spectrum can be denoted by the word Vibgyor, where V stands for violet, I stands for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. तो ये जो हम लोग स्प्लिट करते हैं व्हाइट कलर को 7 कलर्स में, उस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं. The dispersion of white light occurs because the angle of refraction of light of different colors is different when passing through the glass prism. So the red light bends the least, so it forms the upper part of the spectrum. On the other hand, violet light is deviated the maximum, so the violet colors appears at the bottom of the spectrum. तो अलग अलग कलर ऑफ लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है. हर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो म्यू का वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है, वो चेंज करता है. डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट वेवलेंथ होगा, हर वेवलेंथ के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा और उसके वजह से बेंडिंग प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो म्यू सबसे कम होगा. हम लोगों ने देखा था कि वेवलेंथ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये होता है. अब वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. हमें पता है कि wavelength of red light is greater than wavelength of violet light. मतलब जब violet से red के तरफ जाते हैं तो wavelength increase करता है, ठीक है. So wavelength lambda increases जब हम लोग violet से red के तरफ जाते हैं. wavelength because increase करेगा, है ना, wavelength increase करेगा तो म्यू क्या है, म्यू क्या है, डिक्रीज करेगा. म्यू डिक्रीज करेगा मतलब रेड लाइट के लिए म्यू जो है ये वायलेट लाइट से छोटा होता है. तो बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम है तो कम बेंड करेगा. वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है. तो रेड लाइट में ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा कम है, उसके वजह से वो सबसे कम बेंड करेगा. और V जो वायलेट है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है. ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होने की वजह से वो सबसे ज्यादा बेंड करता है. और इसीलिए ये 7 कलर्स, हर कलर का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होगा और आपको ये 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखेगा. हाँ जी, पहले पुलकित पूछिए और उसके बाद फिर जस जानी पूछिए. सर थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है सर. अगर हम ये सारी लाइट्स को वापस एक साइड से जाएंगे तो क्या व्हाइट लाइट निकल जाएगी? हाँ, वही सेम चीज अभी हम लोग करेंगे. भी न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा ग्लास प्रिज्म ऐसे लगा दिया तो ये जो 7 कलर्स आए ये वापस मर्ज करके सिंगल व्हाइट लाइट निकाल देते. सर सही में मतलब हो जाता है? हाँ, होता है. न्यूटन ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया है. सर थैंक यू सर. हाँ जी, जस्ट बताइए. सर ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? वाह भाई, बहुत, वेरी गुड. योर क्वेश्चन हैज हर्ट मी. नहीं, हाँ भाई साहब, तुम लाइट जो है खत्म होने वाला है, सिलेबस खत्म होने वाला है, तुम हमसे पूछ रहे हो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है. हैं? रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर किया था मेरे साथ. हाँ ना बोलो. हाँ सर. क्या होता है रिफ्रैक्शन?
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग मेजर करते हैं म्यू, वो क्या मेजर करता है, मतलब बेसिकली होता क्या है, क्यों लाइट बेंड कर जाता है, एक पर्टिकुलर मीडियम से दूसरे पर्टिकुलर मीडियम में लाइट जाता है तो क्यों बेंड कर जाता है, बताओ, कोशिश करो। सर मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सर, वो सर मेजर होता है ना शायद से बेंडिंग ऑफ रे का, जब सर लाइट पास होती है एक मीडियम से दूसरे मैं मीडियम तुमसे तक सर। सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। एक बाउंड्री पे लाइट बेंड क्यों करता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, कौन बताएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है? सर जब डेंसिटी अलग होती है। सर जब रेयर डेंसर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। सब तो बाद में आया ना, उसकी वजह से लाइट की स्पीड वो चेंज हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो लाइट बेसिकली क्या है, उसकी वजह से नहीं, बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पीड चेंज क्यों होता है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, अलग अलग मीडियम का प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिसाइड करता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितना ज्यादा होगा। अब ये मान लो एक मीडियम 1 है और ये दूसरा मीडियम 2 है, यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक जो फिजिकल, तुमको मेजर करने के लिए कोई तो फिजिकल टर्म होगा ना, क्वांटिटी जो मेजर करके बताएगा ऑप्टिकल डेंसिटी को। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि इस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना ज्यादा या कम है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। मतलब मोर डेंस लेस स्पीड, लेस डेंस मोर स्पीड। और उसको मेजर कौन करता है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी तो प्रॉपर्टी हुई, उसको मेजर कौन करेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेगा। तो अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम। क्लियर? जस भैया? हाँ सर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट का मेजर करके पता चलता है कि एक मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना ज्यादा या कम है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, ये इसका मास बाय वॉल्यूम वाला डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी बालक? हाँ हाँ सर। हाँ, ये डेंसिटी अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी, और वो डेंसिटी अलग है, मास वाला डेंसिटी। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? So the color of spectrum in the order of increasing frequency and decreasing wavelength are, decreasing wavelength मतलब रेड का वेवलेंथ सबसे हाई है, ठीक है, लैम्डा आर और लैम्डा वी। तो रेड का वेवलेंथ सबसे हाई है, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। वेवलेंथ को लैम्डा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉयलेट से रेड में जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, और रेड से वॉयलेट में आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। तो जिस किसी भी लाइट से हमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिले ऑन पासिंग इट थ्रू द प्रिज्म, वी call that particular light as white light. So any such light which gives us a spectrum of 7 colors when passing through a prism is known as a white light. Is it clear? Yes, Jalan. सर जैसे अभी आपने बताया कि न्यूटन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने उल्टे प्रिज्म में स्पेक्ट्रम डाला जिससे व्हाइट लाइट निकली। दो प्रिज्म लगाया, एक प्रिज्म जिससे स्पेक्ट्रम बन रहा था और दूसरा प्रिज्म जिससे स्पेक्ट्रम वापस रीज्वाइन होके व्हाइट लाइट बन रहा था। हाँ,
तो सर इसका क्या मतलब है कि जो अलग अलग लाइट्स हैं ये जो अभी 7 लाइट्स निकलती हैं इन सबका वेवलेंथ साथ में मिक्स होकर एक इंडिविजुअल वेवलेंथ बनाता है वाइट लाइट का? नहीं, इंडिविजुअल वेवलेंथ कुछ नहीं बनाता, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है कि वो पूरा वेवलेंथ एक कुछ नया कुछ बना देगा। वो एवरेज वेवलेंथ निकाल लेते हैं ना, जिसका कि वो व्हाइट लाइट के वेवलेंथ के बराबर है। मिक्स है बेसिकली। अच्छा, बस यही सर जब हम स्केल को लाइट में करते हैं सर वो रेनबो साथ ही बनता है सर, बेटा? इसी से। क्या बेटा? सर जैसे हम कई बार जैसे स्केल को जैसे मतलब कि हाँ, वो स्पेक्ट्रम इसी की वजह से। वो स्केल बेसिकली क्या है कि वो कहीं कहीं पे ऊंचा नीचा होता है ना, जिसके वजह से वैसा फॉर्म होता है। सर उसमें भी ये स्पेक्ट्रम का ये लगता है। हाँ, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीजों में तुम देखोगे, एक एक पेपर वेट वगैरह व्हाइट कलर का होता है, तो उसको भी इधर उधर घुमाओगे तो तुम देखोगे कभी कभी स्पेक्ट्रम दिखने लगता है। कभी कभी हमारे फोन के जो ऊपर जो वो जो ये भी होता है। वो जो टेफ्लॉन कोटिंग क्या है उसको कहते हैं, वो सब पे भी फिर हम लोग को कभी कभी सनलाइट पे रखोगे तो वो 7 कलर्स देखने लगते हैं। वो सब सब स्पेक्ट्रम की वजह से। और किसी को कुछ पूछना है? So this is what happens actually. The white light which passes through one phase that divides into 7 colors. तो देखो violet सबसे नीचे है, red सबसे ऊपर है, तो 7 colors में divide हो जाता है, विप ग्योर बना देता है। क्लियर है? यस सर। Now recombination of spectrum colors to give white light, यही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। So Newton showed that 7 colored lights of the spectrum can be recombined to give back white light. तो व्हाइट लाइट यहाँ पे देखो, इधर लेफ्ट साइड से हमने एक प्रिज्म के व्हाइट लाइट पास किया। ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ये 7 कलर्स जो है वापस रीज्वाइन होके, राइट, ये व्हाइट लाइट बना दी। तो व्हाइट लाइट डिस्ट्रीब्यूट्स इन 7 कलर्स, 7 कलर्स जो है वापस रीज्वाइन होके ये व्हाइट लाइट बना देते, राइट। So this is basically this is one of the Newton's experiment which he did. A triangular glass prism is placed on its base, and another similar prism is placed alongside it in the inverted position on its vertex, so that its refracting surface is in the opposite direction. The first glass prism disperses the white light into 7 colored rays. The second glass prism receives all the 7 colored rays and recombines them into original white beam of light which falls on the screen. ठीक है? तो देखो, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, उसको ही ऑपोजिट करके हमने रख दिया। पहले बेस नीचे है, दूसरे वाले प्रिज्म का बेस ऊपर हो गया, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट वे में ये रिएक्ट करेगा। मतलब जैसे व्हाइट लाइट पहले 7 कलर में जो डिवाइड हुआ, वो 7 कलर रिकम्बाइन होके मर्ज कर जाएगा और व्हाइट कलर फॉर्म कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो बेसिकली क्या है ना, तुम ये जो रिकॉम्बिनेशन वाला चीज जो है ना, वो इतनी तेजी से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करता है कि व्हाइट जैसा दिखता है ये सातों कलर। ओके, नाउ नेचुरल फिनोमेना which can be explained by refraction of light. So before going to that, I'll give you a basic concept of what is total internal reflection. Total internal reflection से question as such नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है, बट फिर भी इसको समझने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। तो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के लिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कॉन्सेप्ट्स के। लेट्स से ये एक डेंसर मीडियम है और ये हमारा एक रेयरर मीडियम, राइट। सो लेट्स से वी हैव a denser medium and a rarer medium.
light travels from denser medium to rarer medium. Okay. So light, when travels from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal. Right? ये नॉर्मल है हमारा. जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना. जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते जाएंगे इंसिडेंट रे का, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बढ़ता जाएगा. राइट. एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, है ना, जहां पे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए. मतलब इस सरफेस को ग्रेज करता हुआ लाइट रे चला जाए. आर यू गेटिंग इट? जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. राइट. और एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. So that angle of incidence is called critical angle of incidence. तो इसको हम लोग, जो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IC से, और इसका नाम होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is equal to 90 degree. So when light travels from denser to rarer medium, ठीक है, तो लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है 90 डिग्री. वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. अब इससे ज्यादा जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, मतलब when the angle of incidence is greater than critical angle of incidence, this surface, the boundary between the denser and rarer medium, starts acting as a plane mirror. तो मिरर के तरह काम करने लगता है और यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है. रिफ्रैक्शन की जगह क्या होने लगता है? रिफ्लेक्शन होने लगता है. So when I is greater than IC, means angle of incidence is greater than critical angle of incidence, total internal reflection, so total internal reflection occurs at the boundary. ठीक है. तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर कर रहा है बाउंड्री पे, है ना, दिस इज अ बेटर वे ऑफ रिफ्लेक्टिंग अ लाइट. इट इज बेटर देन मिरर ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज मिरर ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट को ट्रांसमिट करेगा और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. बट ये जो सेटअप है जहां पे हम लाइट को डेंसर टू रेयर मीडियम में मूव करते हैं, ट्रैवल कराते हैं, और जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब वहां पे सारे का सारा लाइट, मतलब 100% ऑफ द लाइट इंटेंसिटी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. सो देयर इज नो लाइट विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड, ऑल द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. सो जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का जो इमेज बनेगा, दैट इमेज विल बी मोर ब्राइटर. उसका जो इंटेंसिटी होगा, that will be higher as compared to जब मिरर से जो इमेज बनता है उसका जो इंटेंसिटी होता है. हाँ जी, पूछिए पुलकित, क्या पूछना है? सर जैसे हम यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे को, मतलब उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री कर रहे हैं, तो सर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री करते हैं तो ऐसा भी कुछ होता है क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन?
नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुमने 90 डिग्री कर दिया तब तो हुआ ही क्या, तब तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा या रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। तुम्हारा लाइट ऐसे जा रहा था, ऐसे ही चला जाएगा, वो तो बाउंड्री से चिपकता हुआ लाइट ऐसे ही निकल जाएगा। तो बाउंड्री के कांटेक्ट में आया नहीं ना, वो बाउंड्री से टेंजेंट बना के ग्रेज करता हुआ निकल गया। और ऐसा कोई एंगल, क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये सब नहीं होता इंसिडेंस में, बस होता है जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सेकंड, the angle of incidence should be greater than critical angle of incidence. ओके सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अब यहाँ पे आते हैं रेनबो के केस में। So in the case of a rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain or shower. तो जब after a rain shower, basically there is a natural phenomena which we see in the nature, that is a rainbow. अभी थोड़े दिन पहले जब ये लॉकडाउन हुआ था तो एकदम जबरदस्त डबल रेनबो दिख रहा था। डबल रेनबो आया। सब लोग देखे होंगे इधर 93 में जो लोग रहते हैं, 92, 93, 137, है ना। तो रेनबो का जो फिनोमिना है वो होता क्या है कि सनलाइट जब मान लो सामने एक रेन ड्रॉप है और पीछे से सनलाइट आ रहा है, मतलब कि वी एज एन ऑब्जर्वर वी आर स्टैंडिंग हियर, लेट्स से फेसिंग दिस साइड, ओके, और हमारे पीछे से बैक साइड से सनलाइट अगर आ रहा है, उस दिन नोटिस किए होगे शाम का टाइम था, सूर्यास्त के समय की बात है, राइट, और सन जो है वेस्ट में जा चुका था, और जो हम लोगों को जो रेनबो दिख रहा था वो ईस्ट साइड में दिख रहा था, राइट। सो वो हो क्या रहा था, ये जो सनलाइट पीछे से आता है बैक साइड से, ये यहाँ पे पहले ये देखो वाटर का एक पूरा ड्रॉप है, तो यहाँ पे जो इसका जो दिस इज अ डेंसर मीडियम, ये वाटर है और इधर क्या है, एयर है। तो एयर टू वाटर जब जाएगा, यहाँ पे मान लो सेंटर इसका इधर है, राइट, तो ये हमारा इसका इस सरफेस पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जब लाइट रे एयर टू वाटर जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, करेगा ना, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इधर मुड़ गया, लाइट रे को स्ट्रेट जाना था, ये मुड़ गया इधर, राइट। जब ये इधर मुड़ गया, मुड़ने के बाद यहाँ पे जब पहुंचा, इस सरफेस पे जब पहुंचा, तो ये वाटर है और ये एयर है, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है। देखो डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है, और इत्तेफाक से अगर ऐसा हो, मतलब जो ये लाइट जाके जब यहाँ पे टकराए, तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो जाए, है ना, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है ये एंगल, तो इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इधर आया, इधर आने के बाद यहीं पे जब ये यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ ना, उसी में जैसे प्रिज्म में स्पेक्ट्रम में लाइट रे बढ़ जाता है, वैसे ही स्पेक्ट्रम में बढ़ गया। इस वाले सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्पर्सन हो रहा है पहले, है ना, डिस्पर्सन के बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन ऐसा होगा कि ये जो ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट रे जब ये डेंसर टू रेयरर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो उस समय लाइट रे जो है ये इट विल इस तरह से निकलेगा, और स्पेक्ट्रम हम लोगों को यहाँ पे इस बंदे को यहाँ पे उसके आई पे जब लाइट रे आएगा तो ही विल सी ऑल द 7 कलर्स।
हाँ पुलकित पूछो, क्या पूछ रहा हूँ? सर तो जैसे हमें क्वेश्चन आया कि हमें एक्सप्लेन करना है पूरा प्रोसेस, तो सर इसमें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन करना होगा और वो डिलीट कर बस दे। तुमको उसका टर्म बस यूज कर लेना, जितना इस स्लाइड पे लिखा है उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ओके ओके सर। यहाँ से लिखोगे बेसिकली ईच रेन ड्रॉप, व्हाई डज अ रेनबो appear, या why does a rainbow form? So each raindrop act as a tiny glass prism splitting the sunlight into a spectrum. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. अब होता क्या है, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको लिखना होगा. You will have to remember this, right? The water droplet act like small prism. They refract and disperse the incident sunlight when then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer's eye, and that's how a rainbow is appeared. ओके सर, यस सर, समझ। इसको बस याद करके अच्छे से लिख दोगे, इतना ही काफी है। तो सर मतलब 2 या 3 मार्कर से ज्यादा का नहीं आता। 2 मार्कर से ज्यादा नहीं, 3 मार्कर आएगा तो 2 ऐसा ऐसा रीजनिंग पूछेगा तुमसे, मतलब एक रेनबो और कुछ और भी, दूसरा कुछ और पूछ दे। ओके। So we can also see a rainbow on a sunny day when we look at the sky through a waterfall or through water fountain with the sun behind us. तो तुम जब नियाग्रा फॉल्स वगैरह में जब भी जो लोग गए हैं, वहां पे तो पूरे साल रेनबो दिखता रहता है हर टाइम पे, है ना, इतना बड़ा वो वाटरफॉल है। तो वहां पे सन, मतलब बेसिकली शाम के टाइम जब वो 3 o'clock के बाद आप जाते हैं, जनरली लोग जाते भी उसी टाइम पे, तो पीछे से सनलाइट आता है और उस समय काफी अच्छा एक स्पेक्ट्रम दिखता है, रेनबो दिखता है। ओके, तो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो रेन के फॉर्म में हो, चाहे इस तरह के वाटरफॉल्स में हो। तुमको वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए तुम्हारे सामने और सनलाइट पीछे से आना चाहिए। एक पर्टिकुलर एंगल पे जब सनलाइट हिट करेगा तो आपको ये रेनबो दिखेगा। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जश आया समझ में? यस सर, ये रेनबो वाला तो तब भी आ रहा था, आ गया सर। तब भी आ रहा था मतलब, और वो अभी भी नहीं आया? मतलब मेरे को थोड़े कंफ्यूजन है सर, लेकिन एक बार खुद से पढ़ लूंगा तो सर बाद में ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। उसमें बचा क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी तुमको समझा तो दिया क्या होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। भाई ऑप्टिकल ये डिसाइड करता है कि लाइट का स्पीड कितना होगा एक मीडियम में। नाम दिया हुआ है ना, तुम्हारा नाम जस है ना? जस मतलब बहुत सीधा साधा बच्चा, वैसे ही उसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना? हंसी नहीं आ पा रही है? सर मतलब सर हाँ मतलब ऐसे समझ आ गया मेरे को। चलो आगे चलते हैं। सो यही देखो रेनबो वाला जो फिनोमिना है, बेसिकली लाइट रे आया, पहले बेंड किया एक सरफेस पे, देखो ऐसे भी रेनबो बनता है, दूसरा तरीका, राइट? तो जो मेन रेनबो है ये हो गया, और दूसरा वाला जो हम लोग को 2 रेनबो जो दिखा था ना, तो ये हुआ ऑक्सिलरी रेनबो। जो डबल रेनबो दिखा था ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन वी सॉ डबल रेनबो। एक ऊपर से बन रहा था, एक नीचे से लाइट जाके उससे भी रेनबो बन रहा था, तो 2 रेनबो हमें दिख रहा था ऐसे। क्लियर है बच्चों? सर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है, शायद वो आज क्लियर हो जाए। सर मैं मतलब पोटेंशियल पूछता हूँ, सर रेनबो एंड कहाँ पर होते हैं? एंड कहाँ पे होते मतलब साइड्स में? यस सर, हाँ सर, इनका पॉइंट एंड पॉइंट कहाँ? बेसिकली देखो हम लोग को, अच्छा एक क्वेश्चन और बच्चे पूछते हैं कि सर हमें रेनबो ऐसे आर्क में क्यों दिखता है ना? रेनबो इस तरह से ऐसे आर्क में क्यों दिखता है? यस सर। कौन बताएगा क्यों दिखता है? भाई हमारा अर्थ क्या है? स्फेरिकल है ना? यस सर। तो स्फेरिकल है तो इसी वजह से बेसिकली क्या है कि यू नो, अगर तुम स्फीयर से जैसे यहाँ पे हो तो यहाँ से सारे डिस्टेंसेस बेसिकली, राइट? तो ये जो तुमको जो बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल, यू विल ऑलवेज फाइंड रेनबो। जो तुमसे जो डिस्टेंट होगा, ये जो हर पॉइंट जो, बिकॉज सामने तो रेन तो पूरे वर्टिकल प्लेन में, पूरे प्लेन में,
but the distance and the angle at which the light reflects, that should be at a particular distance only, and that is only possible when ये circular इस तरह से बनेगा तो इससे ये सारे distances same हो, और इसके वजह से ये इस तरह से फॉर्म होता है. That is because the earth is spherical. That's what is being said. अब तुम पूछ रहे हो सर तो ऐसे तो मतलब हमें एक्चुअली आधा ही रेनबो दिख रहा है, लेकिन मतलब रेनबो सर्कल में है पूरा. अरे रेनबो तो तुमको वो तो दिस इज जस्ट एन इल्यूजन. मतलब रेनबो ऐसा कोई फिजिकल चीज तो थोड़ा ना है कि पूरा ऐसे सर्कल में बना हुआ होगा. अच्छा ठीक है ना, वो तो हम लोग को ऐसा दिख रहा है, तो हम जहां तक देख पाएंगे वहीं तक तो हमें रेनबो दिखेगा. उसके नीचे रेनबो होगा कहाँ जब हम देख ही नहीं सकते. वहां लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, हमारे आईज तक पहुंचेगी, तभी तो हमें दिखेगी ना. सर इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, ये जहाँ तक हम देख सकते हैं वहां तक है. हाँ, तो जहां तक देख सकते हैं हम लोग, होराइजन तक देख सकते हैं, इसीलिए हमें होराइजन तक दिखता है. एंड पॉइंट उसका होराइजन हो गया. ओके सर, समझ आया. बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया. अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये अब एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल बड़ा टॉपिक. इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे. और किसी को कुछ समझना है तो बताओ फिर मुझे. सो नेक्स्ट क्लास विल ट्राई एंड फिनिश दिस ऑफ, और उसके बाद फिर हम लोग रिविजन्स किया करेंगे और क्विजेस किया करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स किया करेंगे. जैसे मैंने पिछले 2 क्लास में क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं आप लोग को, वो सब थोड़ा ज्यादा करेंगे. चैप्टर को फिर से दोबारा एक बार समझेंगे. तो आपके जितने डाउट्स हैं वो सब डाउट्स इकट्ठा करके रखा कीजिए. मैं ना शेयर कर लूंगा आप लोग के साथ सारा स्केड्यूल भी कि कब मैं क्या रिवाइज करने वाला हूँ, जिससे आप पहले से पढ़ के रखें और अपने डाउट्स आपके पास रहें. मान लो जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है नहीं आया, बहुत सारे बच्चों का न्यूमेरिकल अभी भी वीक है ना. मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो जो उतना ज्यादा उस समय आप लोग सीरियस थे नहीं, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत लोगों का वो वीक रह गया है. तो we'll work on that, we'll try and understand that. Yes, Vedans. कब तुम आने के लिए तैयार हो फेस टू फेस क्लास करने के लिए? यस सर, आ जाऊंगा. मैं तो नहीं तैयार हूँ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं. अभी मेरा को अपना बहुत प्यारा है. तुमको जीवन नहीं प्यारा है, तुम जाओ जाना है. हमको नहीं अभी पढ़ाना है. जिस दिन वैक्सीन आएगा ना उसी दिन क्लास शुरू हो. वैक्सीन शॉट ले लेंगे और उसके बाद क्लास शुरू कर देंगे. ओके सर. भाई साहब बहुत इट इज नॉट वेरी nice a thing to have corona and sit at home for 15-20 days. I don't want to do that. मैं फलक्रम हूँ बेटा कक्षा की. मैं बीमार पड़ गया तो कक्षा फिर पूरा क्रम्बल कर जाएगा. ठीक है, मैं रिस्क नहीं ले सकता. तुम्हें मजा नहीं आता क्या ऐसे पढ़ना? सर फेस टू फेस अब बेटर होता है. फेस टू फेस बेटर होता है, बट बेटर चीज तो अब कर नहीं सकते ना. हमने तो कोरोना बनाया नहीं है. चाइना वाला आपने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब ऐसे ही पढ़ाते रहो कक्षा में नहीं. कोरोना के बाद भी सर? This is a never ending thing. See, something has changed and it is going to remain permanently. आज कोरोना है, कल कुछ और BC आ जाएगा, कुछ DE आ जाएगा, बहुत नई नई चीजें आती रहेंगी. अब ना this is a new biological warfare that is going on.